मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है कल्पजीत क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एसएसटी के एक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं हिंदी में अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, और इंग्लिश में अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स की सिलेबस को, और इससे पहले आपने पढ़ा एसएसटी में ही सिविक्स के एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, और उसके प्रीवियस क्लास में आपने एसएसटी में पढ़ा ज्योग्राफी के एक चैप्टर को, और ज्योग्राफी का वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा ज्योग्राफी में। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे एसएसटी में, और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर बात करें तो कुल यहाँ पे आपको 5 चैप्टर कवर करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और जिसमें सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकास। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरे चैप्टर की बात करें तो मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख। इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं बैंकिंग और क्रेडिट, लोन, इन सब इशू के बारे में। और फिर फोर्थ चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर आता है आपका जो सबसे इजी चैप्टर है, और कंज्यूमर राइट्स, यानी इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। कंज्यूमर के साथ अगर कोई दुकानदार या कोई प्रोड्यूसर कुछ धोखा कर रहा है या मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई गलत आइटम डिलीवर की गई तो उसके लिए क्या क्या नियम सरकार ने बना रखे हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर जिसका नाम है उपभोक्ता का अधिकार। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट दैट इज विकास। आइए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं विकास। तो विकास क्या होता है इसको जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि डेवलपमेंट वर्ड सबसे पहले आया कैसे। यानी जब धीरे धीरे आप वो दौर इमेजिन करें कि पृथ्वी पे जब पहली बार मानव आए होंगे और वो बिल्कुल नेक्ड पोजीशन में रहते होंगे नंग धरंग, तो धीरे धीरे वो कल्चराइज्ड होना शुरू करते हैं और कपड़े पहनना शुरू करते हैं। शुरुआत में वो कुछ भी कच्चा या रॉ मटेरियल्स खाते होंगे, चाहे मीट हो, फ्लेश हो या कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश पका के खाना शुरू किया होगा और उन्हें टेस्टी लगा होगा। तो फिर इस दौर को यानी जो चेंजेज हुए रॉ मटेरियल टू रिपेन मटेरियल, और ये जो चेंज आया इसे भी हम विकास कह सकते हैं, यानी ये भी प्रोग्रेस हुआ। यानी जब पहले कुछ कच्चा खा रहे थे, अनहेल्दी खा रहे थे, और उसे धीरे धीरे हमने हेल्दी कर दिया, तो वो भी एक तरह का विकास है। या फिर अगर दूसरे सेंस में बात करूँ तो मीन्स फॉर बेटर लाइफ, यानी ज़िंदगी में या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी मीन्स है आपके पास, जो भी संसाधन है उसको आप यूज करें, या यूज में लाने के लिए उसको इस लायक बनाएं कि आपकी ज़िंदगी को वो बेटर बना सके। ये सब विकास के अंतर्गत यानी डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारे मोड या ये सारे ट्रांसपोर्टेशन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं विकास में अगर सिंपल सा डेफिनेशन की आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, तो आप बता सकते हैं द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ बीन विथ अस सिंस एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय से ही अपने साथ विकास की गाथा या विकास। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन डेवलपमेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। डेवलपमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन द पेस और साइज ऑफ द इकोनॉमी। सॉरी, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। डेवलपमेंट मीन्स एन इंक्रीज इन द पेस और साइज ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के आकार या किसी कंट्री के इकोनॉमी के आकार में वृद्धि या ग्रो करना, यानी उसके साइज को जब हम इन्हांस कर दें, बढ़ा दें किसी फैक्टर से, तब ये कहलाएगा आपका डेवलपमेंट। तब ये क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट कई प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर किसी कंट्री के ओवरऑल नेट इनकम को हम बढ़ा दें, सपोज कीजिए अगर किसी कंट्री का नेट इनकम सपोज करें 1 मिलियन पर ईयर, 1 मिलियन पर ईयर, दैट इज 10 लाख पर ईयर, 10 लाख पर ईयर। और इसे हमने प्रोडक्शन के माध्यम से या फिर जॉब, इसके अलावा सर्विस सेक्टर के माध्यम से अगर इसे हमने इन्हांस करके कर दिया हमने 10 मिलियन, तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये लगभग 1 करोड़ हो गए। यानी यहाँ पे आपने देखा 10 लाख से ये इन्हांस यानी बूस्टअप होके हो गए 1 करोड़, और यहाँ पे आपने देखा कि इसकी इकोनॉमी बढ़ गई। यानी पहले जो कंट्री 10 लाख पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसकी कैपेसिटी हो गई 1 करोड़, यानी यहाँ पे आपने देखा उस कंट्री की डेवलपमेंट हुई। तो डेवलपमेंट का
दो मीनिंग आप समझ सकते हैं। पहला प्रोग्रेस, यानी जब किसी स्थिति में प्रोग्रेस होता है या उसको हम बेटर बनाते हैं तब ये डेवलपमेंट हो सकता है। या फिर लाइफ को बेटर बनाने के लिए जितने भी मीन्स हैं, जितने भी साधन हैं, उसके इस्तेमाल करने के बाद भी आप डेवलप हो सकते हैं। तो आगे आइए देखते हैं डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट आपने देखा, व्हाट इज डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा विकास यानी डेवलपमेंट है क्या। तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंट्री डेवलप कर रहा है तो वो ग्रो कर रहा है यानी प्रोग्रेस कर रहा है। तो क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कंट्री डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ रहने वाले जितने सिटीजन हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं। तो क्या सबके लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया सेम है? यानी अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो पैसे कमाना चाह रहा है, अधिक से अधिक अर्न करना चाह रहा है, तो यानी वो डेवलप कर रहा है। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो प्रोस्पेरस होगा यानी समृद्ध होगा, रिच होगा, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बाकी की चीज़ें उसके पास कम होगी। हो सकता है उसके पास रिलेशन कम होंगे, हो सकता है उसके पास और फ्रेंडली बिहेवियर करने वाले दोस्त या उसके आसपास रिलेटिवों की कमी होगी, रिलेटिव्स की कमी होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो पैमाना है सबके लिए एक जैसा नहीं। जैसे सपोज एग्जांपल में अगर हमने पहला एग्जांपल लैंडलेस लेबर, और वो लेबर सपोज करें रूरल सेक्टर से बिलोंग करता हो यानी ग्रामीण क्षेत्र का एक भूमिहीन मजदूर, तो उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि वो कैसे डेवलप करे। तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि उसे लैंड मिले, जमीन मिल जाए जिसमें वो खेती कर सके, अपना काम कर सके। और इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल जो आप देख रहे हैं प्रोस्पेरस फार्मर, तो इसके अलावा हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लैंडलेस लेबर की ख्वाहिश क्या होगी। तो सबसे पहले उसे लैंड चाहिए। अगर लैंड ना भी मिले तो ऐसा काम मिले जहाँ पे सालों भर वो एम्प्लॉयड हो और वहाँ से उसे वेजेज यानी मजदूरी प्रतिदिन मिलते जाए, ताकि उसके पास खाने पीने की दिक्कत ना हो। यानी इसे लैंड के साथ वेजेज भी चाहिए, लैंड के साथ वेजेज भी चाहिए, मजदूरी। और कैसा वेजेज? रेगुलर यानी प्रतिदिन इसे काम मिले। जनरली होता क्या है गांव में कि जब फसल के सोइंग का सीजन होता है या कटाई का सीजन, तभी गांव में जो लैंडलेस लेबर है उन्हें काम मिल पाता है, और जितने दिन वो काम करते हैं उतने दिन की उन्हें वेजेज दी जाती है यानी मजदूरी। बाकी दिन वो बेरोजगार रहते हैं या काम की तलाश में इधर उधर शहर की ओर भटकते हैं। तो इनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो गया? या तो इनके पास फिक्स खुद का लैंड होना चाहिए जिसपे ये खुद से खेती कर सकें, या फिर वेजेज जो हो इनकी रेगुलर हो यानी इनकी जॉब जो सिक्योर हो, जॉब सिक्योरिटी हो इनके पास, ताकि इनके पास रेगुलर काम रहे और रेगुलर इनकी अर्निंग होती रहे। अब सेकेंड एग्जांपल जस्ट इसके उलट हम लेते हैं प्रोस्पेरस फार्मर, एक ऐसा किसान जो समृद्ध है, जिसके पास जमीन की कमी नहीं है और पैसों की कमी नहीं है। तो यहाँ इसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया? तो ये ढूंढेगा सस्ता लेबर जो वेजेज कम ले इनसे, यानी सस्ते मजदूरी दर पे मिनिमम वेजेज ले इनसे, ताकि इनका जो प्रॉफिट हो अधिक से अधिक हो सके। वेजेज कम हो और प्रॉफिट इनका अधिक से अधिक हो। तो यानी इनके लिए जो डेवलपमेंट है यानी मिनिमम वेजेज, वो इसके लिए क्या हो जाएगा? डिवास्टेशन यानी विनाशकारी हो सकता है। यानी ये अगर सस्ता मजदूरी पे काम करवाएंगे लैंडलेस लेबर से, तो ये इसके लिए क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। और यहाँ पे आपने देखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग समाज या सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से जुड़े लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयड वर्क। शहरी क्षेत्र से एक पढ़ा लिखा बेरोजगार लड़का है, उसकी क्या हो सकती है रिक्वायरमेंट्स? तो सबसे पहले उसे जॉब चाहिए, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? जॉब। ये इसके लिए डेवलपमेंट होगा। और जॉब भी कैसा? अब मान लीजिए आप सपोज करें आप बिलोंग कर रहे हैं किसी मेट्रो सिटी से जहाँ सारी लग्जरियस सुविधाएं फैसिलिटीज अवेलेबल है, और आपको जॉब दे दी जा रही है एक रिमोट रूरल एरिया में, यानी किसी दूर दराज के गांव में जहां ना तो नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी ना कम्युनिकेशन हो सकता है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप भी हो। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? जहाँ आपको जॉब मिल रही है क्या वो आपके लिए सिक्योर है, वहाँ जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ सैलरी कितनी होगी, और इसके अलावा वहाँ पे क्या आप फैमिली के साथ सर्वाइव कर पाएंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या उन्हें एजुकेशन मिल पाएगा। तो सब कुछ आप ढूंढते हो और तब समझते हैं कि अगर ये सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है तब आप वहाँ डेवलप या ग्रो कर सकते हैं। तो यानी समाज के अलग अलग सेक्शन के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए डेवलपमेंट का साधन हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए डिवास्टेशन का साधन बन जाए, मीन्स बन जाए, विनाशकारी। जैसे हार्वेस्टर आपने देखा होगा,
हार्वेस्टर से बेसिकली हम खेतों में कटाई करते हैं, यानी जब फसल तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई के लिए पहले क्या होता था, मजदूर लेके आते थे हुक, यानी जिसे हम आम बोलचाल में हसूली या कचिया वगैरह बोलते हैं, और उससे वो फसलों की कटाई करते थे और इसमें कई दिन लग जाते थे। आजकल मशीनें, मॉडर्न मशीनें आ गई हार्वेस्टर, और वो घंटों में एकड़ या बीघे भर में लगी जमीन के फसल को वो काट देता है और तैयार भी कर देता है। जब से ये मशीन आई तो लेबर की डिमांड कम हो गई। अब ये मशीन तो इनके लिए प्रोस्पेरस हो गया, फार्मर के लिए। ये इन्होंने मशीन ने प्रोस्पेरस फार्मर के काम को आसान बना दिया, लेकिन इनको बेरोजगार बना दिया। किसे? तो जो लैंडलेस फार्मर थे या लैंडलेस लेबर थे, जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे, अपनी लिवलीहुड अर्न करते थे, वो मशीन के कारण क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यानी एक जो क्राइटेरिया दूसरे के लिए हो सकता है डेवलपमेंट का, जबकि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो सकता है, विनाशकारी। अब देखिए, जैसा आपने देखा है, डेवलपमेंट का मतलब टू मेक लाइफ बेटर। लाइफ बेटर बनाने के लिए सिर्फ इनकम अधिक नहीं है, इनकम अधिक हो भी जाए तब भी आपके साथ कई परेशानियां हैं। तो डेवलप होने के लिए और क्या क्या चाहिए आपको? तो नो मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी तरह का भेदभाव ना हो आपके साथ, पहला ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप देखेंगे तो सेकंड कंडीशन आपको दिखेगा कि आपके साथ फ्रीडम होनी चाहिए, यानी आपको आज़ादी होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ बोलने की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो या किसी दूसरे को बुरा लगे। फ्रीडम का ये मतलब है कि जो आपको लाभ पहुंचाए, किसी दूसरे को नुकसान नहीं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। आप किसी बंदिश या किसी के प्रेशर में ना रहे, ये हो गया डेवलपमेंट का मतलब। फिर तीसरा कंडीशन है इसी के साथ सिक्योरिटी, यानी जहाँ आप रहते हो आपकी चाहे कितनी भी अर्निंग हो, बहुत अधिक अर्निंग भी हो, लेकिन आपके लिए सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा आपकी इनकम बहुत अधिक है, लेकिन आपकी सोसाइटी में आपके दुश्मन बहुत अधिक है जिनसे आपको खतरा बना हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम है, आपके डेवलपमेंट के राह में बाधक बनेगी। यानी सुरक्षा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सुरक्षा का ही देखेंगे तो जॉब सिक्योरिटी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस, और वहाँ आपसे कोई रैंसम मांगने आ गया, यानी रंगदारी, या हो सकता है आपसे ये कह दे कि आप अपना बिजनेस या हमें 5 करोड़ रुपए दे दो, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके डेवलपमेंट के राह में। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए, और इसके अलावा सोसाइटी में आपके साथ बराबरी का व्यवहार करें, यानी सब लोगों के साथ आप जिस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, आप यही उम्मीद करते हैं कि आपके साथ लोग भी वैसा ही सम्मानजनक व्यवहार करें। यानी इनकम के साथ जब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तब आप सही मायने में डेवलप करे जाएंगे और आपकी कंट्री भी डेवलप मानी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट, यानी कैसे हम समझेंगे कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं। सपोज कोई कंट्री ऐसी है जहां फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे अधिक हो रहे हैं, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन सबसे अधिक। सपोज ऐसी एक कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज चाइना। अब दूसरी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मशीनरी प्रोडक्शन यानी सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन सबसे अधिक हो रहे हैं, और उसमें हम एग्जांपल लेंगे, यानी जहाँ इंडस्ट्री सबसे अधिक है, इंडस्ट्री सबसे अधिक है, और इसमें एग्जांपल हम ले रहे हैं यूएसए का। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन अधिक डेवलप है, इज दैट यूएसए और चाइना? कैसे हम दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में सबसे अधिक डेवलप कौन है? ये रही बात चाइना और यूएसए की, लेकिन पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 देश हैं। 200 देश में हम कैसे समझेंगे, रैंकिंग कैसे करेंगे कि कौन बॉटम से डेवलप है और कौन सबसे टॉप से डेवलप है? तो इसके लिए कुछ मिनिमम मेजरमेंट्स के पैमाने होने चाहिए। तो इसी कड़ी में इकोनॉमिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया नेशनल इनकम का। जैसे अगर यूएसए वाले कह रहे हैं कि हमारे देश में मशीनों का प्रोडक्शन सबसे अधिक हो रहा है, यानी उद्योग धंधों में सबसे अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, हम सबसे अधिक हथियार बना रहे हैं, हम सबसे अधिक गाड़ियाँ बना रहे हैं, हम सबसे अधिक सड़कें बना रहे हैं, और यूएसए इसी आधार पर कहता है, इस आधार पर हम सबसे डेवलप हुए। लेकिन चीन इसका विरोध करते हुए कहता है, सपोज हम सबसे अधिक खाद्य पदार्थ उगा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे अधिक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं व्हीट यानी गेहूँ, राइस, और जो मिनिमम या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिंदगी जीने के लिए, वो सबसे अधिक हम उगा रहे हैं। इस लिहाज से सबसे डेवलप हम हुए। और दोनों के बीच बहस का एक कंक्लूजन ये निकला कि जिसकी सबसे अधिक नेशनल इनकम होगी वो सबसे डेवलप ना।
तो आइए आपको बता दूं, ये जो डेवलपमेंट को मेजर करने का जो पैमाना है, ये यूनिट है नेशनल इनकम, इसे हम निकालते कैसे हैं। तो अगर किसी पार्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम निकालना हो और ये नेशनल वर्ड लगा है, यानी किसी कंट्री का ही निकाला जा सकता है इनकम, तो इसे हम कैसे निकालते हैं। तो किसी कंट्री का अगर एग्जांपल मैं सपोज ये इंडिया का एरिया है, ये अपना इंडिया है, और इसने ईयर 2019 में 2019 वाले साल में जितने प्रोडक्शन किए, आइदर इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जितने भी प्रोडक्शन किए उसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी मौद्रिक कीमत। सपोज इसने साल भर में अगर भारत ने गेहूं उगाया लगभग सपोज कर लेते हैं 10 क्विंटल, इसमें 10 क्विंटल गेहूं उगाया, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सपोज इसने 10 क्विंटल गेहूं उगाया और 1 क्विंटल गेहूं की कीमत है 100 रुपये, तो 10 क्विंटल गेहूं की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो गई, यानी रुपए में इसकी जो कीमत है, वैल्यू है, उसे ही हम कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू। और साल भर में जितना प्रोडक्शन किया, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, डेयरी से हो, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर से हो, इसके अलावा सर्विसेज यानी जितनी भी जॉब है उसमें जितनी सैलरी इंडिया के एम्प्लॉय को दी गई, सबको हम जोड़ते हैं, सबको हम जोड़ते हैं और वो जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। और ये जिस कंट्री की सबसे अधिक होगी वही कंट्री सबसे अधिक डेवलप मानी जाती है। और इस लिहाज से अपना इंडिया फिलहाल अंडर डेवलपिंग है, यानी अभी विकास की राह पर बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा किसी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स यानी रैंक हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं नेशनल इनकम क्या रहता है। अब यहाँ भी बायस है, यानी दोस्त इकोनॉमिस्ट के बीच, यहाँ भी विरोध है अर्थशास्त्रियों के बीच, वो ये कि अगर किसी दो कंट्री का नेशनल इनकम सेम रहा, इक्वल रहा, तो फिर कैसे निकालेंगे हम या कैसे पता करेंगे कि दोनों में अधिक डेवलप कौन है। तो वहाँ हम थ्योरी लगाते हैं पर कैपिटा इनकम की, और बाद में ये थ्योरी ही आगे चल के डेवलपमेंट के इंडेक्स को डिसाइड करने का मेन थ्योरी बना पर कैपिटा इनकम। अब यहाँ पे देखेंगे सपोज दो कंट्री है, एक कंट्री है और दूसरी कंट्री भी, और दोनों के अगर बात करें हम नेशनल इनकम की, तो सपोज इसकी भी 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, कंट्री ए की भी नेशनल इनकम और कंट्री बी की भी सेम, यानी 1 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, तो उसको निकालने के लिए हम करते क्या है, नेशनल इनकम डिवाइडेड अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, यानी सपोज कंट्री ए की नेशनल इनकम या टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए और इनकी पॉपुलेशन 10,000 है, इनकी पॉपुलेशन कितनी 10,000 है। हम कह सकते हैं कि इसकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो होगी 1 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 10,000 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम करते क्या है, तो टोटल इनकम और नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यानी किसी कंट्री की अगर 1 करोड़ रुपए नेशनल इनकम और उसकी पॉपुलेशन सपोज 10,000 है, तो हम 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 10,000 से, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 और ये जो वैल्यू मिलेगी हमें 1000, यही होगी इस कंट्री की पर कैपिटा इनकम किसी पार्टिकुलर ईयर की। और नेशनल इनकम हम निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और जो वैल्यू मिलती है वही क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। इसे हिंदी में कहता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और इसे ही बाद में हमने बना दिया मेजरमेंट का यूनिट किसी कंट्री के डेवलपमेंट का, यानी कौन कंट्री कितनी डेवलप है इसको मेजर करने के लिए हमने किसे आधार बनाया, पर कैपिटा इनकम को। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिस पर डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं, जैसे वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट किसी कंट्री की कितनी है। इसके अलावा वहाँ बर्थ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है। इसके अलावा हम देखेंगे तो डेथ रेट कितनी है उस कंट्री की। ये कुछ फैक्टर हैं पर कैपिटा इनकम के जो डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं
पर कैपिटा इनकम के आधार पर वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि डेवलप कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है। और 2004 में वर्ल्ड बैंक ने एक सूची जारी की और उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री नहीं, इसके लिए जो कुछ फीचर्स रखे गए। पहला फीचर्स है कि अगर किसी कंट्री का सालाना इनकम, और कैसा इनकम, एवरेज, यानी ईयरली एवरेज इनकम, दैट इज एनुअल पर कैपिटा इनकम इज ग्रेटर टू 4,53,000 रुपीज इज सपोज टू बी डेवलप। यानी किसी कंट्री के अगर किसी कंट्री के सालाना प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये से अधिक हो तो वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी कंट्री के 37,000 रुपये से, यानी 37,000 सालाना प्रति व्यक्ति आय रुपये से कम हो तो वो कंट्री अंडर डेवलप मानी जाएगी। और अपना इंडिया इसी सूची में है, अंडर डेवलपमेंट। और इंडिया की कितनी है प्रति व्यक्ति सालाना आय, इसकी बात करूँ 2004 के अनुसार तो 28,000 रुपये। यानी ऐसा माना जाता है कि भारत में एक व्यक्ति साल भर में 28,000 रुपये कमाता है, और महीने के लिहाज से जोड़े इसे तो लगभग 2,400 रुपये निकल के आता है। 2,300 रुपये, 2,300 रुपये मंथली कमाता है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े लोगों का, जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो भी इतनी कम अर्निंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अर्निंग इससे बहुत अधिक है। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साल भर में जीरो अर्न करते हैं, कुछ अर्न नहीं करते हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं, कुछ जॉब नहीं करते, तो क्या वो भी साल भर में 28,000 कमा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको इसके पहले ही हमने क्लियर कर दिया था कि टोटल इनकम कैसे निकालता है। पूरे कंट्री में जितनी जॉब है, अगर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसकी मॉनेटरी वैल्यू हम निकाल के ऐड करते हैं, और उसके साथ कंट्री में उस साल भर में जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं, और उसको हम जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो होती है टोटल इनकम या फिर नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। और उसको टोटल पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो निकल के आता है एवरेज इनकम या औसत आय, और इसे ही हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और इस लिहाज से जब हमने इंडिया का निकाला 2004 में, ये निकल के आया 28,000, जो कि 37,000 रुपये से कम है, और इसलिए इंडिया माना गया अंडर डेवलप। जबकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनकी इनकम 4,53,000 रुपये सालाना से बहुत अधिक है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, चाइना अपने पड़ोस में, इसके अलावा जापान, इसके अलावा यूरोप के बहुत सारे कंट्री हैं, इसके अलावा अमेरिकन कॉन्टिनेंट के भी कंट्री हैं जैसे ब्राजील एक्सेट्रा। अब अगले सेक्शन में हम चलेंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के अलावा कुछ फैक्टर हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। यानी नेशनल इनकम के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं या फिर उसे प्रभावित करते हैं। और इसी कड़ी में हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल लेके कि ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ डेवलपमेंट को निर्धारित करने वाले फैक्टर पर कैपिटा इनकम यानी औसत आय के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट के पैमाने को निर्धारित करते हैं। और इसी कड़ी में हम देखेंगे, हमने 3 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, 3 इंडियन स्टेट्स के। पहला एग्जाम्पल है केरला का, दूसरा हमने लिया पंजाब, और तीसरा अपने बिहार का। तो यहाँ पे आप देखेंगे केरला का पर कैपिटा इनकम है 22,800 रुपये, दैट इज 22,800 रुपीज। और पंजाब की अगर बात करूँ तो उसी साल का पर कैपिटा इनकम है 26,000 रुपये। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि पंजाब इज मच डेवलप टू केरला? क्या पंजाब अधिक डेवलप है केरला से? तो नहीं। इसके अलावा कुछ फैक्टर हैं जो हमें ये बताएंगे कि केरला अधिक डेवलप है या पंजाब। इसके अलावा बिहार की आपको दिख रही है, ये पूरे कंट्री में सबसे लिस्ट एवरेज इनकम वाला स्टेट है अपना बिहार। अब देखिए कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट की क्राइटेरिया या डेवलपमेंट के बेस को डिसाइड करते हैं पर कैपिटा इनकम के अलावा। तो पहला जो फैक्टर आता है IMR, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हिंदी में इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी इसका मतलब है प्रति 1,000 पैदा हुए बच्चों में से मरने वाले बच्चों की संख्या। अगर किसी एरिया की बात करें तो वहाँ 1,000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं
जो अपने इन्फेंट स्टेज में ही यानी नवजात अवस्था में ही मर गए। और इस सूची को अगर देखें तो इसमें केरला सबसे लिस्ट है। मात्र 11 बच्चे यहाँ एवरेज मरते हैं अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इस सूची में अगर पंजाब की बात करूँ और केरला से उसकी कंपेयर करूँ तो ये लगभग 5 टाइम्स है केरला के, यानी केरला से लगभग 5 गुना है। और अपने बिहार की बात करूँ ये केरला से लगभग 6 गुना है। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरा जो फैक्टर है वो है लिटरेसी रेट, दैट इज शिक्षा दर, यानी वहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है। तो अगर 100 पीपल यानी 100 पीपल आप केरला से लेंगे तो उसमें लगभग 92 पीपल आपको एजुकेट मिलेंगे। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो 100 में से 80, और जबकि बिहार की बात करें तो 100 में से 64। यानी आपने देखा टोटल इनकम में पंजाब अधिक था, जबकि बाकी 2 फैक्टर में पंजाब केरला से डाउन था। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं ओवरऑल केरला इज मच डेवलप्ड देन पंजाब, यानी केरला जो है पंजाब से अधिक डेवलप है जबकि बिहार सबसे कम डेवलप है। तो दोस्तों आज की ये इकोनॉमिक्स क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा, और ना समझ आया होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।